मुझे मेरे एहसास ने मार दिया था। ये क्या बात हुई कि जिंदगी की कोई खुशी मेरे पास नहीं थी। परेशान होकर रह गया था। दौलत तो बहुत दूर की बात है, कोई गीसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं था। इस नामीदी की कैफियत में अपने एक जानने वाले उतहर भाई से मुलाकात हो गई। वो ऐसे आदमी थे जिनको मैंने हमेशा खुश ही देखा था। मैंने जब उनसे उनकी हरदम खुशी का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान था मियाँ, एक शायर शण लो, आसी में राज छिपा हुआ है। चलें सुना दें, मैंने बेदिल्ली से कहा। खुशी की जस्तजू दरअसल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। उन्होंने शेर सुना दिया। शार वाकई बहुत अच्छा था और एक फार्मूला बता दिया गया था कि इस हमेशा के लिए होगा। प्रामल कर जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अतहर भाई, शार तो बहुत अच्छा है। मैंने तारीफ़ की। मियाँ, फार्मूला भी अच्छा है, तुम अभी से उस पर अमल करो, एक हफ्ते के बाद आकर बताओ। क्या हुआ? मैं उतहर भाई के पास एक ख़ास काम से गया था। इस दिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं उतहर साहब से 1,000 रुपये ले लूँगा और उसके बाद वहीं से टैक्सी करके रास्ते से खाने पीने की चीज़ियाँ लेकर घर वापस आ जाऊँगा। कम इज़ कम 2 दिनों तेक का खर्च चल ही जाएगा। घर में कोई नहीं था, अभी तक शादी नहीं हो सकी थी। अब ये बताओ कि अगर 1,000 रुपये मिल जाएं तो तुम खुश हो जाओगे? जाहिर है अत्तहर भाई, उससे कई काम निकल जाएंगे, तो बस मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। तुमको अभी से इस फार्मूले पर अमल करना है। देख लेना, तुमने इस शेर को अपने जहन में उतार लिया तो फिर तुम्हें कोई गम भी नहीं होगा। मैं उनसे पैसे लिए बगैर इस शेर की सौगात लेकर वापस आ गया। घर आकर मुझे नफीसा का ख्याल आया। मैंने नफीसा नाम की एक लड़की से मोहब्बत की थी जो ये चाहती थी कि मैं उसके बाप से जाकर मिलूं। मैंने उसे एक शायर भी सुनाया था, मेरी हयात की राहों में पीछ वख्म है, बहुत मी खूब सोच ले, पहले जो मेरे साथ चले। नफीसा के बाप से मुलाकात को मैं अभी तक टाल रहा था, लेकिन अब उनसे मिलना ज़रूरी है हो गया था। वो एक एली सरकारी ऑफिसर थे, उनके ज़रिए कोई जॉब भी हो सकती। मैंने नफीसा को फ़ोन करके कहा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे अबू से जाकर मिल ही लूँ। हाँ हाँ, चले जाओ, उसने कहा। मैंने अबू से बात की हुई है, बस इनको तुम्हारे आने का इंतज़ार है। वो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। नफीसा के वालिद एक एली सरकारी अहदेदार थे, बहुत धाक थी उनकी। उनके पास जाते हुए झिझक ये हो रही थी, लेकिन नफीसा ने मजबूर करके मुझे उनके दफ्तर भेज दिया। उसने अपने अबू से मेरे बारे में बात कर ली थी। मैं दूसरे दिन बेहतरीन ड्रेसिंग करके उनके पास पहुंच गया। वो अपनी पूरी शान के साथ अपने कमरे में ही थे। आओ साहिबजादे, आओ, नफीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। जी जनाब, मैं उससे ज़्यादा किया कि सकता था। बैठ जाओ। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं मुअद्दब होकर सामने बैठ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंटरव्यू दे रहा था। तुम खुदा नख्वास्ता मेरी बेटी से इश्क तो नहीं करने लगे हो? उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि मैं चुकरा कर रह गया। मेरा ख्याल है कि किसी भी बाप ने बराह रास्त ऐसा सवाल होने वाले दामाद से भी नहीं किया होगा। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना मैं जवाब दो। इश्क किया जनाब, बस नफीसा मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे हर हाल में खुश रखूँगा। मेरा ख्याल है कि अभी हमारी गुफ्तगू इतनी आगे नहीं बढ़ी कि तुम खुश रखने या न रखने की बात करो, उन्होंने कहा। मैं एक बार फिर चकरा कर रह गया। अजीब बेधड़क इंसान थे। काम क्या करते हो? उन्होंने पूछा। जॉब की तलाश में हूँ जनाब, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई मुलाजमत मिल ही जाएगी। और उस वक्त तक क्या अपनी बीवी को भूखा रखोगे? नहीं जनाब, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो है खुद खाऊंगा, इसको भी खिलाऊंगा। जब तुम्हारे पास खुद खाने को नहीं है तो उसको कहाँ से खिलाओगे? उसकी फिक्र न करिए, शादी के बाद नफीसा मेरा मसला होगी, लेकिन शादी से पहले तक तो मेरा मसला है ना। और मेरा मसला ये है कि मैं तुम जैसे नाकारा इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। मेरे सीने पर परछियाँ ही चल कर रह गईं। नफीसा मेरे लिए सब कुछ थी। ज़िंदगी में अब तक सिवाय महरूमियों के और क्या मिला था? कोई खुशी नहीं, अब वो भी हाथ से चली गई थी। दिल चाहा कि दर व दीवार से लपट लपट कर आंसू बहाऊं, और इसी वक्त अताहर भाई का शार याद आ गया। खुशी की जस्तजू दरासिल गम है, खुशी को छोड़ दे तुम भी ना होगा। कलीजे में ठंडक की पड़ गई, नफीसा नहीं मिलती ना सही, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा।
मैं क्यों एक रोग पाल कर बैठ जाऊं? खुशी को छोड़ दे। और मैंने खुशी को छोड़ दिया। मैंने नफीसा को फ़ोन करके मतला कर दिया था कि मैं ज़िंदगी की राह में उसका हम सफ़र नहीं बन सकूंगा। वो कुछ देर की बकबक के बाद खामोश हो गई। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसके बाप का फैसला दुरुस्त ही था। अब जिंदगी के कट्ठन शब वरूज मेरे सामने थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मैं भी अपना खाना खुद ही बना लिया करता था, वरना आम तौर पर सामने वाले होटल से जाकर खा लेता था। मैं मोहल्ले की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार मुझे देखकर खुश हो गया था। शायद उसे ख्याल आया हो कि मैं उसका पिछला कर्ज अदा करने आया हूँ। तनवीर भाई, चाय तो चलेगी ना? उसने पूछा। बस 2 मिनट में आ जाएगी। नहीं भाई, मुझे इस वक्त चाय की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। मुझे तो बस 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी खाने का तेल दे दो। अभी लो, पछला हिसाब तो लेकर आए होता। नहीं भाई, मैं तो ये भी उधार लेकर जाऊंगा, मैंने कहा। अचानक वो भड़क उठा। इसकी खुश अखलाकी ख़त्म हो गई। रहने दो भाई, रहने दो। कमाल है, पिछला कर्ज अदा नहीं किया और चले आ रहे हैं उधार लेने। अब क्या इस मोहल्ले में बेवकूफ़ बनाने को एक मैं ही रह गया हूँ? जाओ भाई, कोई और दुकान ढूंढो। इसकी बक बक सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचा था कि सामान मिल जाएगा तो 2-4 वक्तों के खाने एक साथ बनाकर रख लूँगा। अचानक एक बार फिर इतहार भाई का शार याद आ गया। खुशी की जस्तजू दर असल तुम है। खुशी को छोड़ दे, गम भी ना होगा। मैंने खुशी छोड़ दी और कुछ लिए बगैर ही वापस आ गया। हशाश बशाश, कोई गम नहीं था। दिल पर कोई बोझ नहीं था। घर के दरवाजे ही पर नियाजी साहब